हेलो फ्रेंड्स, आज मैं समस्तीपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो समस्तीपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 24 मई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 55 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को 1 से लेकर 45 प्रश्न तक मैंडेटरी कर दिया गया था कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना ही है। इसके आगे जो 46 से लेकर 50 एवं 51 से लेकर 55 तक का जो प्रश्न रखे गए थे, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज का था, इन दोनों में से किसी एक या तो 46 से लेकर 50 तक को अटेम्प्ट करना था या 51 से लेकर 55 तक के प्रश्न को अटेम्प्ट करने थे। इसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही साथ इस पेपर में जो प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स रखे गए थे वो 1 मार्क्स के रखे गए थे। और इस पेपर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें हम तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एग्ज़ाम के अंतर्गत तो सबसे पहले आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस पेपर के अंतर्गत दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं डैश इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। स्टील में अगर कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है तो इसका प्रभाव स्टील के ऊपर क्या आता है, वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जब नॉर्मली हमारा जो स्टील के अंतर्गत जो कार्बन परसेंटेज होते हैं वो 0.1 से लेकर 1.5% तक वेरी करते हैं। यहाँ पर बात करें जब हम कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रभाव जो स्टील के ऊपर आएगा कि इनका जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है और इसका जो ब्रिटलनेस है, भंगुरता, यह तीनों के तीनों इंक्रीज करेगा जब हम कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जब हमारा कार्बन परसेंटेज जब इंक्रीज होता है तो इसमें कुछ जो गुण होते हैं इनका वो डिक्रीज करते हैं, जैसे कि हमारा डक्टिलिटी जो होता है हमारा वह डिक्रीज करता है। साथ ही साथ इसके जो टफनेस होते हैं वो भी डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम स्टील के अंतर्गत कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं हम, तो इसका प्रभाव यह होता है कि हमारा स्ट्रेंथ, हार्डनेस एवं ब्रिटलनेस ये तीनों के तीनों यहाँ पर इंक्रीज करता है, जबकि हमारा जो डक्टिलिटी और टफनेस है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे कि जैसे हम इंक्रीज करेंगे कार्बन परसेंटेज स्टील के अंतर्गत तो इसमें हमारा जो होगा ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो डक्टिलिटी होता है वह डिक्रीज करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पूछे गए हैं डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट में कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि जब भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो इस दौरान हमारा जो प्रेशर है वह अप्रॉक्सीमेटली जो पूरे प्रेशर हमारा ड्रॉप कर दिया जाता है ब्रेक पाइप का। तो इस दौरान यह देखा जाता है कि जो हमारा प्रेशर जो मैक्सिमम डीबी के द्वारा लिमिटिंग डिवाइस लगे होते हैं इनके माध्यम से जो हमारा ICF कोचेज हो या जो वैगन्स हो हमारा, इसके अंतर्गत जो मैक्सिमम हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर का होता है वो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं LHB कोच में जो यह जो मैक्सिमम लिमिट है वो केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है किस प्रकार के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन में केवल और केवल 3.8 दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम अमाउंट में होंगे जब हम इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज डन बाय एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जो किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, तो यह जो किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है, जिसका अगर बात करें हिंदी फॉर्म, सूची नियंत्रण के लिए यहाँ पर किया जाता है। जैसे कोई हमारा जो आइटम होता है ए बी सी कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ए कैटेगरी का जो हमारा परसेंटेज जो अमाउंट में होना चाहिए वो 10% होता है, लेकिन कॉस्ट वैल्यू इसका 70% होता है। वहीं यहाँ पर बात करें तो बी के लिए 20%, कॉस्ट वैल्यू भी हमारा 20% होता है, लेकिन जो सी का जो प्रॉपर अमाउंट होता है वह 70% होता है, लेकिन कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर इसका 10% होता है। यहाँ पर अमाउंट से डिनोट करें, यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू से। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग जो आइटम्स जो ए बी सी कैटेगरी के आइटम्स होते हैं, इनको जो इन्वेंट्री कंट्रोल्स किए जाते हैं एबीसी एनालिसिस के द्वारा। और एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके अलावा भी कई तरह के जो हमारे प्रोसेस लिए जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जैसे वीईडी, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है विटल इसेंशियल डिजायरेबल। इसके अलावा एक और प्रोसेस लिया जाता है यहाँ पर FSN, जिसका होता है यहाँ पर फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। तो इस प्रकार से ABC हो या VED हो या FSN हो, ये जितने भी प्रकार के एनालिसिस किया जाता है, यह इन्वेंट्री कंट्रोल के पर्पस को देखते हुए किया जाता है। और यह जो इन्वेंट्री कंट्रोल किए जाते हैं यह हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैंज इन हाई स्पीड ट्रेन इज। हाई स्पीड ट्रेन के अंतर्गत जो मिनिमम फ्लैंज का थिकनेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नॉर्मली जो हमारा हाई स्पीड के लिए जो हम फ्लैंज थिकनेस यूज में लेते हैं वह 22 mm तक हम मिनिमम लेते हैं। इससे बिलो 16 mm तक हम गुड्स में लेते हैं, लेकिन इससे अगर बिलो होता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। यहाँ पर फॉर हाई स्पीड तक हम लेते हैं 22 mm तक। यहाँ पर ऑप्शन में केवल 22.5 mm दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, डैश आइटम्स हैज पीएल नंबर। किस प्रकार के आइटम के पास यहाँ पर पीएल नंबर होते हैं। पीएल नंबर मेनली जो होता है वह प्राइस लिस्ट नंबर होता है, या मेनली स्टॉक आइटम के लिए दिया जाता है। यह जो होता है वह 8 डिजिट्स का नंबर्स होता है, जिसमें पहला और दूसरा अंक जो होता है इसके मेन ग्रुप को इंडिकेट करता है, थर्ड और फोर्थ ग्रुप इसके सब ग्रुप को, 5, 6, 7 इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि जो लास्ट यानी 8वां डिजिट्स होता है वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके मदद से जो हमारा पीएल नंबर का फॉर्मेशन हुआ स्टॉक आइटम के लिए वह सही है या गलत, इसका पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो पीएल नंबर होगा वह स्टॉक आइटम के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखा जाए, जैसे हम अगर बात करें नक्कल के लिए, हम अगर नक्कल के लिए हम अगर पीएल नंबर अगर ले, तो नक्कल के लिए जो पीएल नंबर लिया जाता है वह 38 13 0713 का प्रयोग किया जाता है नक्कल के लिए जो पीएल नंबर होता है। यहाँ पर बात करें हम कि जो 38 होता है वह हमारा CNW डिपार्टमेंट के जो मेन ग्रुप्स होते हैं, इनके लिए जो हमारा मेन ग्रुप होता है वह 30 से लेकर 39 के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स आएंगे हमारा मेन ग्रुप के अंतर्गत, वो हमारा CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 38 है, तो यहाँ इससे आपको स्पष्ट हो गया कि यह जो आइटम होगा वो CNW डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा।
13 जो होता है वो मेनली कपलर के जितने भी आइटम्स होते हैं उनके अंतर्गत जो ये आइटम आएगा वह हमारा 13 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि 071 जो है वह इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि 3 जो है इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी आइटम्स का जो पीएल नंबर है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, कंडम मटेरियल इज सेंड टू स्टोर्स ऑन डैश। जो कंडम मटेरियल होता है डिपो के अंतर्गत उनको पुनः वापस जो स्टोर के अंतर्गत भेजा जाता है वो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो यह भेजा जाता है वो DS8 एडवाइस नोट जो होता है इनके माध्यम से भेजा जाता है। DS सिंपली होता है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स आइटम्स होता है, यानी जो हमारा DS जो यूज किए जाएंगे वो सिंपली डिस्पोजल ऑफ सरप्लस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी किसी जोन्स के अंतर्गत इनको जो DS8 नोट्स है इनको S1539 के तौर पर भी जाना जाता है, फॉर्म नंबर के तौर पर, तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न स्टोर के ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि कंबाइंड रिक्विजिशंस एंड इशू नोट्स जो जारी किया जाता है स्टॉक आइटम के लिए वह S1313 के तौर पर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फॉर्म यूज किए जाते हैं जनरेटिंग नॉन स्टॉक आइटम इंडेंट्स के लिए वह S1302 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इशू एंड रिकॉर्डमेंट शेड्यूल्स फॉर इम्प्रेस्ड स्टोर्स के लिए S1830 का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारे जो फॉर्म नंबर्स बताए जा रहे हैं इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिलीजिंग टाइम ऑफ ईयर ब्रेक ऑफ बॉक्स एंड वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, खाली अवस्था में बॉक्स एंड वैगन के लिए रिलीजिंग टाइम क्या होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि जो वैगन है वो सिंगल पाइप है या ट्विन पाइप है। यहाँ दोनों केसों में देखेंगे हम, सिंगल पाइप में जो रिलीजिंग टाइम होता है हमारा वह 45 से लेकर 60 सेकेंड तक का रिलीजिंग टाइम लगता है, जबकि ट्विन पाइप अगर हमारा वैगन होगा तो उस केस में यह 15 से लेकर 20 सेकेंड के टाइम पीरियड में ही वह रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर केवल और केवल 45 से 60 सेकेंड दिया गया है। तो एज पर हम सिंगल पाइप के हिसाब से ले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। जो MIG वेल्डिंग जो होता है इनमें स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार का गैस प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जनरली जो हम MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंतर्गत जो हम गैस यूज करते हैं वह या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और या हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जो हमारा मेंशन कर दिया गया कि स्टेनलेस स्टील के लिए, तो स्टेनलेस स्टील के लिए केवल और केवल हम स्टेनलेस स्टील के लिए जो हम मेनली यूज करते हैं वो आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं जब हम MIG वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ब्रेक पाइप डाया इन कोचेज इज डेसिमम। कोच के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप का डाया होता है BP पाइप का, या मेनली ग्रीन कलर का, यहाँ पर हमारा एंगल कॉक का प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही हम डाया की अगर बात करें तो डाया के तौर पर 25 mm का डाया का प्रयोग ब्रेक पाइप के में यूज किया जाता है। और आपसे अगर प्रेशर पूछा जाता है अगर ब्रेक पाइप का, तो इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए किस प्रकार के कटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम कट करने के लिए प्लाज्मा आर्क का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाई, यानी जो एक्सल जो व्हील्स पर जो एक्सल हमारा फिट किए जाते हैं, एक्सल के ऊपर व्हील्स को
यह किसके माध्यम से किया जाता है, किस प्रकार के फिट्स से, तो यह मेनली हमारा इंटरफ्रेंस फिट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जब हम एक्सल के ऊपर व्हील को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल्स। एक्सेल के ऊपर जो इंटरनल फॉल्ट्स जो होता है हमारा, उसको डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार का टेस्ट करते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के जैसे ही हम अगर इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना हो तो इसके लिए हम यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह हमारा हो गया इंटरनल क्रैक्स को चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि एक होता है हमारा डीपीटी, डाई पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है हमारा, यह सरफेस क्रैक के लिए यूज किया जाता है चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे यहाँ पर कि जो यूएसटी का प्रयोग किया जाता है वह इंटरनल क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, जबकि डीपीटी डाई पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है वह सरफेस क्रैक्स को चेक करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग इज डैशियस। 2 शिफ्ट में कार्य करने वाले जो व्हील लेथ्स का कोडल लाइफ कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कोडल लाइफ की बात करें व्हील लेथ, यहाँ पर 2 तरह का शिफ्ट में यूज किए जाते हैं, 2 शिफ्ट्स और एक होता है 3 शिफ्ट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 2 शिफ्ट्स वाले जो हमारे व्हील लेथ्स का कोडल लाइफ होता है वह 15 ईयर्स होता है, जबकि 3 शिफ्ट में 9 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होते हैं। प्रश्न में 2 शिफ्ट्स पूछे गए थे, 15 ईयर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग। 3 शिफ्ट में कार्यरत होने वाले एयर कंप्रेसर का यहाँ पर कोडल लाइफ पूछा गया है। तो एयर कंप्रेसर की अगर बात करें, कंप्रेसर यहाँ पर 2 शिफ्ट्स और यहाँ पर 3 शिफ्ट्स। 2 शिफ्ट्स के लिए जो हमारा एयर कंप्रेसर का जो कोडल लाइफ होता है वह 15 ईयर्स, 3 शिफ्ट के लिए 9 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होते हैं। प्रश्न में 3 शिफ्ट्स के लिए पूछे गए थे एयर कंप्रेसर का कोडल लाइफ, तो यहाँ पर जो होगा वह 9 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश गैस इज यूज्ड इन एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होते हैं, इनमें नॉर्मली जो हमारा गैस प्रयोग किया जाता है वह एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड हमारा होता है आर्गन गैस। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड केवल मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के लिए अगर पूछा जाता तो स्टेनलेस स्टील का में जो हम गैस प्रयोग करते हैं वो आर्गन गैस का प्रयोग एमआईजी वेल्डिंग के अंतर्गत हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज कॉम्पिटेंट फॉर आरएसपी। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती हैं वो कौन होते हैं, तो वह रेलवे बोर्ड खुद होता है। यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरएसपी सिंपली होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। यह जो आता है वह प्लान हेड 21 के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान रखिए। आपसे प्लान हेड के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो है वो किस प्रकार के प्लान हेड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में जो हाईएस्ट अथॉरिटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होता है वो कौन होते हैं, तो 2 स्तर पर इसका प्रश्न पूछा जाता है। एक हमारा जोनल लेवल पर पूछा जाता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कौन है, तो यह खुद प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर यानी पीसीएमई खुद होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट रेलवे लेवल पर
रेलवे बोर्ड लेवल पर अगर आपसे पूछा जाता है तो इस केस में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का वो MTRS, मेंबर ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक इसका सही उत्तर होगा, या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। अभी करंट में अगर बात करें, जो ये वीडियो 2024 के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो अभी करंट में मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक जो है अभी वह श्री सतीश कुमार अभी MTRS है रेलवे बोर्ड के अंतर्गत। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं वह मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेंबर्स ट्रैफिक, ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एवं जो फाइनेंस कमिश्नर को अभी नेम को बदलकर मेंबर ऑफ फाइनेंस कर दिया गया यहाँ पर। टोटल 4 मेंबर्स यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अंतर्गत होते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, EOT क्रेन हैज डैश मोशंस। EOT क्रेन में कितने मोशंस होते हैं? तो EOT मेनली होता है हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसका प्रयोग अगर बात करें हम तो चाहे ROH डिपो हो या IOH डिपो हो या प्रोडक्शन यूनिट्स हो या वर्कशॉप हो, जहाँ पर हमारा जो आइटम्स को लिफ्ट करके वन प्लेस से अदर प्लेस तक यहाँ पर मूवमेंट कराना होता है। काफ़ी हेवी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो हमारे वैगन्स या कोचेज होते हैं, तो इनको लिफ्ट करके वन प्लेस से अदर प्लेस तक जब हमारा मूवमेंट कराना होता है तो इसमें हमारा EOT क्रेन का प्रयोग किए जाते हैं उनके मूवमेंट कराने के लिए। इनमें मेनली 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। यह मोशंस की अगर बात करें हम तो पहला जो मोशंस होता है उसे हम होइस्ट मोशन बोलते हैं, जिसमें सिंपली जो हमारा आइटम होता है या तो अप या डाउन किया जाते हैं। सेकेंड जो होता है हमारा क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट होता है, जिसमें जो हमारा कोई जो लंबी पाथवे होती हैं तो उनमें सिंपली हमारा क्रॉस ट्रैवल इस प्रकार से किए जाते हैं। और एक होता है हमारा लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट। लॉन्ग ट्रैवल में सिंपली हमारा जो होता है लॉन्ग ट्रैवल के तौर पर यहाँ पर मूवमेंट जो हमारे कोचेज या वैगन्स होते हैं उनका मूवमेंट कराया जाता है। इस प्रकार हमारा 3 तरह के मोशंस EOT क्रेन के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 3 शिफ्ट्स वर्किंग इज डैश ईयर्स। जो व्हील लेथ में जो 3 शिफ्ट में वर्किंग वाले जो हमारे व्हील लेथ होते हैं, इनका कोडल लाइफ जो होता है वह 9 ईयर्स होगा। 9 ईयर्स 3 शिफ्ट्स के लिए, और 15 ईयर्स जो होता है वह 2 शिफ्ट्स के लिए टाइम पीरियड हो यहाँ पर कोडल लाइफ होता है। यहाँ पर प्रश्न 3 शिफ्ट्स के लिए पूछे गए थे, तो ऑप्शन नंबर B 9 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है AAC इज फॉर डैश आइटम्स। AAC जो होता है हमारा, यहाँ पर कहीं कहीं आपको एवरेज एनुअल कंजप्शन बताया गया है, कहीं कहीं इसको एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन के तौर पर लिया जाता है, जिसका प्रयोग बात करें तो स्टॉक आइटम के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन AAC जो यूज़ किया जाता है वह स्टॉक आइटम के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ। गियर टीथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसे हम मिलिंग के तौर पर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फाइनल फिट ऑफ वैगन इज गिवन बाय। वैगन का फाइनल फिट जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वह NTXR न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर्स के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेल स्प्रिंग वर्कशॉप या कारखाना इज सिचुएटेड एट। यानी जो रेल स्प्रिंग कारखाना है वो कहाँ पर है, तो वह सितौली ग्वालियर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा VLW बनारस लोकोमोटिव्स वर्कशॉप वाराणसी के अंतर्गत है। रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला अंतर्गत है। MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। वहीं अगर ICF की अगर बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो यह पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है RWF रेल व्हील फैक्ट्री, जिसका पुराना नाम व्हील एंड एक्सल प्लांट था, यह यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत सिचुएटेड है। इसके अलावा रेल व्हील प्लांट जो है वह बेला बिहार के अंतर्गत सिचुएटेड है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे डायरेक्ट बेसिस पर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, PSC आइटम्स परचेज बाई, जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जो PSC का फुल फॉर्म होता है वह होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। यह जो परचेज किया जाता है वह सिंगल टेंडर के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो PSC जो इशू किया जाता है वह यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा यह PSC जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब यह डिसाइड करना हो कि कोई जो पार्टिकुलर आइटम है वो किसी विशेष फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्टिकुलर आइटम्स के बिना काम नहीं चल सकता, तो उस सिनारियो में यूजर डिपार्टमेंट द्वारा PSC जारी किया जाता है। इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार के आइटम्स का परचेज किए जाते हैं, जो कि सिंगल टेंडर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कलर ऑफ एमरल्ड, एमरल्ड जो जिसका कलर जो होगा वह क्या होगा। एमरल्ड की अगर बात करें हम, तो यह हिंदी फॉर्म में पन्ना होता है। यह एक खनिज आइटम्स है जिसका कलर की यहाँ पर बात करें हम, तो इसमें जो कलर यूज में लिया जाता है वह सिंपली डीप ग्रीन इसका कलर होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, यानी पानी के पास कितना मैक्सिमम अधिकतम डेंसिटी घनत्व होता है, तो यह डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द 9th गुरु ऑफ सिख, सिख का 9वां गुरु कौन था, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिख जो रिलीजन था यह फाउंडेड किए गए थे, फाउंडर जो थे वह गुरु नानक देव के द्वारा, गुरु नानक देव के द्वारा इनका फाउंडिंग किया गया था सिख रिलीजन का। जिसमें अगर बात करें जो 9th गुरु थे वह गुरु तेज बहादुर इनके 9वें गुरु थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो गुरु रामदास जो थे वो 4th गुरु थे सिख रिलीजन्स के। इसके अलावा बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो यह 10वें गुरु थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो गुरु रामदास दिए गए हैं वो 4th, अमरनाथ जो दिए गए हैं वह गुरु अमरनाथ जो थे वो 3rd गुरु थे सिख रिलीजन्स के। तो इस प्रकार आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द वर्किंग फील्ड ऑफ फेमस नवाब पटौदीज। तो यहाँ पर बात करें जो मशहूर नवाब पटौदीज के जो कार्य क्षेत्र जो बिलोंग करते हैं वह MP थिएटर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जो भारत के स्वतंत्रता हासिल किए थे। तो भारत जो स्वतंत्रता हासिल किए थे वह 15 अगस्त 1947 को वह भारत की आज़ादी मिली थी। उस समय अगर बात करें हम तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली, जिनका कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 1945 से लेकर 1951 तक इनका कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द वेनेटियन ट्रैवलर टू द विजयनगर एम्पायर, यानी विजयनगर साम्राज्य के लिए जो वेनिस यात्री कौन थे। तो यह जो निकोलो डी काउंटी थे वह वेनेटियन ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर्स को विजिट किए थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें यहाँ प्रश्न का, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी इन द ईयर, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चालू किए गए थे वो कौन से ईयर्स के अंतर्गत चालू किए गए थे, तो यह मेनली 1930 में चालू किए गए थे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 के अंतर्गत सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, होज क्लेरियन कॉल टू द नेशन वाज इराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यहाँ पर राष्ट्र के नाम किसका आह्वान था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह जो दिया गया था क्लेरियन कॉल्स, यह दिए गए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है, लेंथ अवर कपलर तो 24,000 mm, लेंथ अवर बॉडी 23,540 mm, वहीं बिर्थ अवर बॉडी की अगर बात करें तो यह 3,240 mm इसका बिर्थ अवर बॉडी होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइट सीबीसी एबव रेल लेवल फॉर एम्प्टी व्हीकल्स। खाली व्हीकल्स के लिए जो हमारा मैक्सिमम हाइट सेंटर बफर कपलर का जो होता है वो कितना होता है, तो मैक्सिमम जो होता है वो 1105 mm और मिनिमम की अगर बात करें तो 1030 mm होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया था तो 1105 mm ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी व्हील के लिए यहां पर व्हील गेज पूछा गया है। तो व्हील गेज सिंपली जो होता है, एक ही एक्सल पर दो चक्कों के बीच के व्हील फ्लेंज के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। और यह एलएचबी व्हील के लिए 1600 ± 1 mm के रेंज में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू। यहां पर बोला गया जो कप जिस प्रकार से कॉफी से रिलेटेड है, यानी कप का प्रयोग करके कॉफी पिया जाता है, इसी प्रकार बॉल यानी कटोरा का प्रयोग करके सॉफ्ट को यहां पर ड्रिंक किए जा सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन दिस क्वेश्चंस इन नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रश्न जो दिए गए जिसमें एक सीरीज का यहाँ पर दिया गया है जिसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग है और यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव्स को बाय द ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पर एलिमिनेट करना है कौन सा यहाँ पर सही फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो यहाँ पर सिंपली दिया गया है 20, 19, 70, डैश 10 और 5 दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे -1, -2, -3, -4 और -5 का यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप 17 में से -3 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो 14 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, चूज वर्ड आउट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, लेक, सी, रिवर और पुल। यानी जो यहाँ पर 4 जो वर्ड दिए गए इसमें से ऑड आउट यहाँ पर फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ पर ऑड यहाँ पर वर्ड होगा। लेक हो या सी हो या पुल हो, इनके अंतर्गत जो पानी का मूवमेंट नहीं होता है, पानी जो इसमें होते हैं लेक में, लेक हो, सी हो और पुल हो, इनमें जो पानी का जो होता है वह स्टेगनेंट स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जो रिवर होता है इनमें वाटर का मूवमेंट फॉलो करता है प्रॉपर। तो यहाँ पर जो ऑड वर्ड होगा वह रिवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए इज 3 years ओल्डर देन बी
and 3 years younger than C. While B and D are twins, how many years older is C from D? यानी यहाँ पर बोला गया कि A जो है वह B से 3 वर्ष बड़ा है, जबकि 3 ईयर्स C से छोटा है, जिसमें यहाँ पर B और D जो है वह सेम एज का है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो C है वह D के मुकाबले कितने ईयर्स बड़ा है, वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सिंपली पहले अगर लेंगे कि A को अगर हम x ईयर्स यहाँ पर ले लिए तो B जो होगा वो हमारा x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा, C का एज हो जाएगा हमारा वो x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। चूँकि प्रश्न में बोला गया कि जो B है और D है वो हमारा सेम है, तो यहाँ पर B और D हमारा सेम हो जाएगा, सेम ईयर्स का है। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो C है वो D के मुकाबले कितने ईयर्स बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपली आप निकाल पा रहे होंगे कि B प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा जो कि इक्वल होगा x का, और यहाँ पर C माइनस 3 जो होगा वो x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो आ जाएगा आपका B प्लस 3 जो इक्वल होगा वह C माइनस 3 के, B होगा वह D के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो D प्लस C जो है वो इक्वल है C के, यानी जो C होगा वो D के मुकाबले 6 वर्ष बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सेकेंड्स अ 120 मीटर्स लॉन्ग caravan रनिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विल टेक टू पास अ स्टैंडिंग बॉयज। यानी एक खड़ा लड़का है जिसको पार करने में 120 मीटर लंबे जो कारावान है उसको कितने टाइम पीरियड लगेगा स्टैंडिंग बॉय को पार करने में, जब उसका लेंथ खुद का 120 मीटर है और 120 मीटर पर सेकेंड से वो रन कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडिंग बॉय हो या कोई पोल हो, इस सारे का जो लेंथ है वो 0 लिया जाता है। तो सिंपली जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 120 प्लस 0 इक्वल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 120 को जैसे ही आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो टाइम निकल कर आएगा वो टाइम निकल कर आएगा 12 सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए बॉय आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 12, बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई द नंबर बाय 21 एंड गॉट द हिज आंसर्स 23 मोर देन द करेक्ट आंसर्स, द नंबर आर मल्टीप्लाई वाज। यहाँ पर एक कोई नंबर है जिसको 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, लेकिन वह मिस्टेक से वह 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि जितना उसका नंबर यहाँ पर फाइंड आउट आना चाहिए था उससे 63 ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया गया था वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर नंबर को हम x कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करें हम 12x से मल्टीप्लाई करना था, उन्होंने 20x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो नंबर आना था वह 63 उससे ज़्यादा आ गया, जो कि 21x के इक्वल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो निकल कर आएगा 9x जो इक्वल होगा 63 का, तो x का वैल्यू जो होगा वो हमारा 7 निकल कर आएगा। यानी जो नंबर हमें यहाँ पर लाना था वो 7 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। यानी किसी साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो अमाउंट है 15 ईयर्स में डबल हो रहा है। अगर प्रिंसिपल हम 100 लेते हैं तो डबल अमाउंट यानी जो हमारा मूलधन निकल कर आएगा वो 200 होगा, लेकिन जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 होगा एक्स्ट्रा। और जो रेट होगा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड हमारा 15 ईयर्स दिया गया है और 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 100 से 100 कट हो जाएंगे। जब आप रेट निकालने के लिए 100 में 15 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 62/3 निकल कर आएगा परसेंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 400 एंड लॉस इज 70%। यानी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य को जब विक्रय मूल्य 400 है और लॉस जो है हानि जो है वह 70% है। तो हमारा नॉर्मली जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 70% का लॉस है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा 30% जो होगा वो 400 का इक्वल होगा। यहाँ पर 100 जो होगा हमारा 100 इंटू 400/30 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा हमारा वो 4000/3 निकल कर आएगा, जो इस दिए गए प्रश्न के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द सम ऑफ द रियल रेसिप्रोकल्स इज 5/12 देन द नंबर्स शुड बी। यहाँ पर बोला गया कि दो नंबर्स का यहाँ पर सम 10 बताया गया है, साथ ही साथ इनके रेसिप्रोकल्स यानी उल्टा जो व्युत्क्रम नंबर जो होते हैं इनके सम्स 5/12 दिया गया है। तो यहाँ पर x प्लस वाई है जो हमारा 10 है, 1/x प्लस 1/y है वह हमारा 5/12 दिया गया है। यहाँ पर जैसे इसको आगे बढ़ेंगे हम तो एक्स वाई और यहाँ पर हमारा x प्लस वाई जो होगा वह 5/12 की इक्वल होगा। x प्लस वाई जो है हमारा 10 दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपली हम 10 लिख देंगे। 10 से 2 टाइम में कट जाएगा यहाँ पर, और जो निकल कर आएगा हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल कर आएगा और 24 निकल कर आएगा। अब हम बाई ऑप्शन यहाँ पर लेंगे तो 6 और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों इक्वेशन को हमको फिल करेगा, यानी 6 + 4 रखेंगे तो 10 आ जाएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन भी फुलफिल कर रहा है। यानी हमारा जो दो नंबर्स होगा एक हमारा 6 होगा और सेकेंड हमारा होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ ए रेशियो बी is 2:3 and b ratio c equal to 4:5 then a square ratio b square ratio b into c equal to what। यहाँ पर बोला गया है कि a और b का रेशियो जो अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम a b और c यहाँ पर लेंगे। 2:3 का अनुपात a और b के रिस्पेक्ट में दिया गया है, b और c के रिस्पेक्ट में 4:5 दिया गया है। तो तीनों के यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे तो 8, 12 और 15 यहाँ पर निकल कर आएगा। अब हमें निकालना है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर बात करें हम ए स्क्वायर सिंपली हमारा 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा 144 और सी स्क्वायर बी और सी का जो होगा हमारा मल्टीप्लाई वो हमारा 180 निकल कर आएगा। अब इस प्रकार यहाँ पर हम शॉर्टेज करने की कोशिश करेंगे सारे टर्म्स को। शॉर्ट करने पर आप यहाँ पर पाएंगे कि आपका जो ए स्क्वायर का 16 आएगा, बी स्क्वायर का यहाँ पर जो निकल कर आएगा 36 और b इंटू सी जो निकल कर आएगा वो 45 यहाँ पर निकल कर आएगा शॉर्ट करने पर। तो यही आपका यहाँ पर उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रस्ट इज, जंग क्या है। तो जंग जो है वह मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeOH का 3 है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिया गया है पहले वाले ऑप्शन में, इस प्रकार कहीं भी दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर यही ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा, FeOH3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं जिसमें जिंक वगैरह का हम यूज करते हैं ताकि रस्ट वगैरह ना आ पाए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट्स ऑफ मेटल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ। यानी जो हमारा परमानेंट हार्डनेस जो वाटर का होता है वह मेनली जो होते हैं हमारे सल्फेट्स एवं नाइट्रेट्स जो होते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का, इनके कारण ही यह हमारा वाटर का परमानेंट हार्डनेस उपलब्ध होता है, जिनको हम बॉइलिंग के माध्यम से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए केवल और केवल हम जो हमारा जो लाइट्स वगैरह होता है इनका प्रयोग करके इनको हार्डनेस को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी जियोलाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज। व्हील फ्लेंज का थिकनेस कितना होता है, तो 29.4 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क जो होता है हमारा, वह प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में हमारा होता है, और इसका जो थिकनेस होता है वो 110 से लेकर 96 mm पर हम इसको सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू जो थिकनेस होगा वो 110 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपसे डाया पूछा जा सकता है। ब्रेक डिस्क का डाया होता है 640 mm होता है, और यह बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है। इसके अलावा जो इनके ऊपर जो फिन्स, छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइड होते हैं, या मेनली जब भी ब्रेकिंग किए जाएंगे तो उस दौरान जो हीट जनरेट होता है तो उस दौरान उनको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके प्रॉपर रूप से। इस पर्पस को देखते हुए जो ब्रेक डिस्क है उसके ऊपर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि 3 कंटिन्यूअस 03 कंटिन्यूअस अगर फिन्स ब्रोकन हो तो उस केस में हम ब्रेक डिस्क को सर्विस से विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच 35 ईयर्स होते हैं। ICF के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 25 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटे गए हैं, तो टोटल 3 ABC रीजन्स में इनको क्लासीफाई किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गुजरात किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो गुजरात हो, महाराष्ट्र या पंजाब, ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स आते हैं वह रीजन बी रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन टेरेटरी जो बी रीजन्स के अंतर्गत आते हैं वो चंडीगढ़ हो, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो होते हैं इंडियन टेरेटरी, वो रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, जिनका संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में पारित हुआ था, यह जो पारित हुआ था वह 10 मई 1963 को यह पास किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका अमेंडमेंट जो संशोधन किया गया था वो 1967 के अंतर्गत किया गया था। साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शंस है वो टोटल 9 सेक्शंस इसके अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे वर्ल्ड हिंदी डे आपसे पूछा जा सकता है, तो यह जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।